हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस लेसन नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक खाना पानी कैसे जाता है और सराउंडिंग से भी जब वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स खाना एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कैसे करते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी उसी खाने से मिलती है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं। तो हमें पता है प्लांट्स के अंदर पत्ते जो हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, और वो अपना खाना बनाते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें वो क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही खाना प्रिपेयर होता है, बन जाता है, जैसे हमारी रसोई में खाना बनता है, प्लांट्स की लीव्स में जब खाना बन जाता है तो प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक वो खाना जाता है। ठीक वैसे ही जानवरों में खाना, ऑक्सीजन यानी O2, वाटर, उसको उनके अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, हर सेल तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और हर सेल से जो वेस्ट है वो इकट्ठा करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा सिस्टम यूज में आता है एनिमल्स में, प्लांट्स में। अब अगर बात की जाए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब एक सेल वाले जीव के बारे में, तो उनका सिस्टम बड़ा सिंपल है। वहां पर डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस की मदद ली जाती है खाना अंदर बाहर करने के लिए। जो गैसेस हैं वो भी अंदर बाहर जाती हैं अगर हम बात करें डिफ्यूजन के जरिए, और जो बाकी सामान है वो ऑस्मोसिस के जरिए अंदर बाहर जाता है, जो कि हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जैसे व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। वैसे ही सामान को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो चलिए पहले सीखते हैं कि जानवरों और प्लांट्स के अंदर कैसे खाना ट्रांसपोर्ट होता है। एक सिस्टम है, गाड़ियां चलती हैं, सड़कें बनी हुई हैं बॉडी के अंदर, जानवरों के, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी। तो सबसे पहले मैं उस सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जो जानवरों के अंदर होता है। खाना, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स एक एक सेल तक लेके जाने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेट करता है। जो बड़े जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, खून होता है, तो जो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खाना, हार्मोन्स, एंजाइम्स होते हैं, वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से इनके जरिए जाते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, खून के बारे में। ब्लड पूरी बॉडी में पाया जाता है, इंसानों की भी और जानवरों की भी। तो जो ब्लड है वो एक तरीके का, हम कहते हैं, कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरी बॉडी में घूमता रहता है। एक फ्लूइड है, एक तरीके का फ्लूइड मीडियम है जिसमें चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये ब्लड जो है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के जरिए जाता है। ध्यान रखिए, ब्लड जो फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए फ्लो करता है। तो ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन लेके जाता है हमारे और जानवरों के फेफड़ों से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर वापस लंग्स तक लेकर आता है। एक काम तो ये करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आनी, छोड़नी। दूसरा, ये जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमने पढ़ा था, वो सारे बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड वेसल्स के जरिए। और जो सेल्स के अंदर वेस्ट होता है उसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, वो जाता है किडनीज के अंदर ताकि किडनीज से निकाला जा सके उसे बॉडी से बाहर। तो किडनीज में ब्लड जाता है जो वहां साफ होता है ब्लड, और फिर जो वेस्ट होता है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो ब्लड है उसके अंदर एक लिक्विड होता है, आप ये कह सकते हैं ब्लड ही एक लिक्विड होता है
जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड एक लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इसके अंदर 3 तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं। ध्यान से सुनिए, 3 तरीके के ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा, जो मैंने आपको बताया लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। असल में इसका रंग जो होता है वो येलोइश होता है। प्लाज्मा का रंग येलोइश होता है और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी का बना होता है। हमारी बॉडी में ये आप कह सकते हैं 55% जो है ब्लड के वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ब्लड X है तो ये 55% ऑफ X होगा। अब बात करते हैं पहले सेल के बारे में, जिसे हम बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स। तो आप ये समझिए, ब्लड के 4 हिस्से हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड है येलोइश कलर का है, दूसरा आरबीसीज, तीसरा डब्ल्यूबीसीज, चौथा प्लेटलेट्स। तो ये आखिर वाले 3 जो हैं वो सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे आरबीसी के। वो डिस्क की शेप के होते हैं, आप देख सकते हैं कैसी शेप के होते हैं। और आरबीसीज जो कि एक सेल है, सेल के अंदर ना न्यूक्लियस होता है। पर याद रखना, आरबीसीज न्यूक्लियस के साथ फ्रेंड्स नहीं है, दोस्त नहीं है। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इनके अंदर लाल कलर इसलिए आता है क्योंकि इनके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो चीज है, पिगमेंट है, इसी की वजह से खून का जो रंग है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो लाल रंग का होता है वो ही ऑक्सीजन को अपने साथ चिपकाता है और उसका बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्योंकि हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन चिपक गई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया और वो फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक उसको लेकर जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है हर सेल को खाना ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए। चलिए, इतना पता लग गया। आरबीसीज, नो न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। दूसरा सेल डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड है, कलरलेस है, कोई रंग नहीं होता और शेप भी बड़ी अजीब सी होती है। जैसे आरबीसी की डिस्क जैसी होती है, डब्ल्यूबीसीज की इरेगुलर शेप होती है, कैसी भी शेप बना दो। तो ये बेसिक काम ये करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अगर जर्म्स चले जाते हैं, कोई बाहर से पदार्थ चला जाता है, ये उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। जो सेवलॉन काम करता है बॉडी के बाहर, ये हमारी बॉडी के अंदर सेवलॉन का काम करते हैं। तीसरे हैं प्लेटलेट्स। अब ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं जो हमारे खून में आपको मिलते हैं। जब हमारे कोई चोट लग जाती है तो आप देखेंगे 7 मिनट के अंदर अंदर उसके ऊपर जख्म बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। वो एक्चुअली प्लेटलेट्स होते हैं। जो ज्यादा खून निकलता है ये उसको रोक देते हैं। तो प्लेटलेट्स का होना बहुत जरूरी है। तभी जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उनको चोट ना लग जाए। क्योंकि चोट लग गई तो खून होगा, खून का बहुत ज्यादा लॉस होगा, लेकिन प्लेटलेट्स तो ज्यादा है नहीं जो चोट को ढक देंगे। तो इसीलिए प्लेटलेट्स जो है वो ध्यान रखना, हमारे क्लॉट बनते हैं, खून को कम बाहर जाने देते हैं बॉडी से। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, जिसके जरिए जो ब्लड है वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक जाता है। देखिए, ब्लड वेसल्स आप कह सकते हैं एक जाला है, एक नेटवर्क है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। जी हाँ, अब ब्लड वेसल्स के जरिए, जैसे आप कह सकते हैं सड़कों के जरिए आप देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सकते हैं। कुछ सड़कें छोटी होती हैं, कुछ पक्की होती हैं, कुछ बन रही होती हैं, कुछ कच्ची होती हैं, कुछ पक्की होती है, वही ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है हमारी पूरी बॉडी में, जैसे एनिमल्स की पूरी बॉडी में हम कह सकते हैं होता है, तो वो ब्लड वेसल्स के जरिए होता है, जो 3 तरीके की होती है। ब्लड वेसल्स भी 3 तरीके की होती हैं। आर्टरीज, ए से आर्टरीज याद रखना। तो ए से मेरा नाम, ए से आर्टरीज। आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती हैं। अर्श मैम को भी ऑक्सीजन चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए। तो आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती हैं। दूसरे नंबर पे वेन्स, वेलड़ कहीं की। वेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है। वी से वेलड़, वी से वेन्स। और कैपिलरीज जो है वो बड़ी थिन सी ट्यूब्स होती हैं। अब वो क्या होती हैं वो मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगी। एक बार फटाफट समझ लेते हैं आर्टरीज क्या होती हैं। देखिए, सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन लेके जाती हैं हमारे हार्ट से
सारे बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। अब एक आर्टरी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, पल्मनरी आर्टरी, जो ऑक्सीजन नहीं कैरी करती। अर्श मैम की पल्मनरी आर्टरी के साथ नहीं बनती क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं कैरी करती। ए से अर्श मैम, ए से आर्टरीज, ऑक्सीजन। अब जो ब्लड है, खून है, वो हार्ट पंप करता है आर्टरीज के जरिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो जब आप यहाँ पे हाथ रखेंगे आपको पल्स दिखाई देगी। पल्स क्या होता है? जब ऐसे आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो ऐसे करके एक्सपैंड भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, जिसमें से ब्लड पंप होता है। ऐसे ऐसे करके आपको एक धक ऐसे आवाज आएगी, ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत हाई प्रेशर पे करता है। तो जब ऐसे पूरा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं पल्स। एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होना, यहां रख के देखो हाथ, आप एकदम महसूस करेंगे पल्स। यहां भी महसूस कर सकते हैं आप पल्स, डॉक्टर यहां रखते हैं ना। अब जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो ब्लड है वो पूरी स्पीड से फ्लो करता है, बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो करता है ब्लड हमारी हार्ट से पंप होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो पहली बात कि ये जो आर्टरीज है इनके आसपास जो वॉल है जिस चीज की ये बनी होती है वो थिक होती है, मोटी होती है ताकि फटे ना। दूसरा, इलास्टिक होती है ताकि आसानी से ब्लड इधर उधर से मुड़ता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ चला जाए। और तीसरा, इस आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होती। अब ये वॉल्व क्या होता है? मान लीजिए ये ऐसे करके पाइप है, ऐसे करके एक बंद करने वाला स्ट्रक्चर होता है ताकि जो चीज फ्लो हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो और वापस उल्टी ना जाए। पर ये तो इतने फोर्स से ब्लड जाता है आर्टरीज के अंदर कि जो वॉल्व्स होती हैं उसकी जरूरत होती ही नहीं। अर्श मैम को वॉल्व की जरूरत होती नहीं, मैम अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। समझ में आया? दूसरी बात करते हैं वेन्स की, वेलड़, जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करती है और ये बाकी बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट तक लेके जाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। लेकिन एक वेन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नहीं होता, वो है पल्मनरी वेन। याद रखना, पल्मनरी वेन एक एक्सेप्शन है। तो जो वेन्स हैं वो पतली वॉल्स वाली होती हैं अगर आर्टरीज से उनकी तुलना की जाए, और उनके अंदर वॉल्स भी होती हैं ऐसे करके रास्ता बंद करने वाला नेटवर्क, ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, मतलब हार्ट की तरफ को ही जाए। भाई साहब निकलो, हार्ट की तरफ को निकलो, अपना रास्ता बनाओ, वो चीज। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे कैपिलरीज की। जो आर्टरीज है आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी साफ हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, थिक वॉल थी, इलास्टिक थी, वॉल्व नहीं था, याद है कि नहीं? तो जो आर्टरीज है वो छोटे छोटे हिस्सों में ब्रांच आउट हो जाती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और ये कैपिलरीज दूसरी साइड पे ज्वाइन होकर बना देती हैं वेन्स। तो वो जो बीच का हिस्सा है जहां पे ज्वाइनिंग हो रही होती है आर्टरीज और वेन की, उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। जब आर्टरीज जो हैं थिन ट्यूब्स में निकल जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रांच आउट हो जाती हैं, और वो जो कैपिलरीज बन जाती हैं उसके बाद वो इकट्ठी होके दूसरी साइड पे इकट्ठी होके वेन्स बनाती हैं, जिसके थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में, मतलब जो बाकी का हिस्सा है उसके बीच में, कैपिलरीज के जरिए ही। क्लियर हो गया? तो आर्टरीज से कैपिलरीज तक जाता है, फिर टिश्यूज तक जाता है, और फिर वो इकट्ठा वहां से एब्जॉर्ब करके वेन्स में जाता है और वापस हार्ट की तरफ को जाता है। अच्छा, अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप राइट हैंड जो है, जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों इकट्ठी करके अपना ऐसे करके लेफ्ट रिस्ट के यहाँ पे रख देंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां पर एक पल्स जा रही है। तो आप काउंट करें कि 1 मिनट में कितनी बीट्स होती हैं। 1 मिनट में जितनी बीट्स होती हैं उसे हम पल्स का रेट बोलते हैं। जनरली 72 से लेकर 80 बीट्स होती हैं 1 मिनट के अंदर। आप इसके नेक के पीछे भी महसूस कर सकते हैं, अपने नीज के पीछे भी हाथ रख के, जो आपके गोडे होते हैं उसके पीछे भी हाथ रख के आप महसूस कर सकते हो। एंकल जॉइंट जो पैर के पास होता है उसके पास भी आपको पल्स रेट महसूस हो जाएगा।
पल्स रेट को कुछ लोग बोलते हैं बराबर होता है ये हार्ट रेट के बराबर हो। जो पल्स रेट है वो बराबर होता है हमारे हार्ट रेट के, कि हार्ट कितनी बार बीट करता है 1 मिनट में, वही हम लोगों का पल्स रेट होता है। तो हार्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन अब करने जा रहे हैं, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक हिस्सा है। देखिए, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली लगातार हमारी बॉडी को ब्लड जो है, खून पंप करता रहता है। हमारी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है, और हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा इसका जो टिल्ट है वो लेफ्ट की तरफ को है, मतलब लेफ्ट में थोड़ा सा टिल्ट ज्यादा है। जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स हैं, 4 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले 2 हिस्सों को हम ऑरिकल्स बोलते हैं, एक राइट ऑरिकल और एक लेफ्ट ऑरिकल। ए ऊपर आता है या पहले आता है, तो ए से याद रखना, ऊपर वाले हिस्से को ऑरिकल बोला जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट। जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं, नीचे वाले हिस्से होते हैं, उसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वी बाद में आता है तो नीचे आता है एक, तो उसे हम वेंट्रिकल से याद रखेंगे। एक राइट वेंट्रिकल होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जो पार्ट है लेफ्ट और राइट के बीच में, उसमें एक पार्टीशन होता है ताकि जो खून है ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन है वो मिक्स ना हो डीऑक्सीजनेटेड के साथ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो जो हमारा हार्ट का साइज होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, इसे हम फिस्ट बोलते हैं। हमारा जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, याद रखिएगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड होता है, प्योर ब्लड होता है, और जो राइट साइड है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट तक आता है, और लेफ्ट साइड से पंप होता है बाहर की तरफ को। इतनी बात क्लियर है? इतना याद रख लोगे। ऊपर वाले 2 हिस्सों को ऑरिकल, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोला जाता है। बीच में पार्टीशन होता है ताकि साफ ब्लड इम्प्योर ब्लड के साथ ना मिले। अब देखो, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अंदर आ रहा है ऊपर, तो वो ऑरिकल की तरफ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ, और ऑरिकल जब ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबता है, तो फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है। अब जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है, उसके बाद जो ब्लड है, वेंट्रिकल दबता है तो ब्लड पंप होता है बहुत प्रेशर के साथ सारे बॉडी पार्ट्स तक, ब्लड वेसल्स के जरिए। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। गंदा ब्लड जो है वो बॉडी के बाकी हिस्सों से हमारे राइट ऑरिकल में एंटर करता है। राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबता है, तो ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है नीचे की तरफ को, राइट वेंट्रिकल की तरफ को। अब जो राइट वेंट्रिकल है वो भी ब्लड को पंप करती है, तो ब्लड लंग्स की तरफ को जाता है, और किसके जरिए जाता है? पल्मनरी आर्टरी के जरिए। मैंने आपको बताया था ये अकेली आर्टरी है जिसकी आर्टरी इसके साथ नहीं बनती, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है कहां से कहां तक? हमारे हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत सारा जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में जाता है, किसके जरिए? राइट वेंट्रिकल के जरिए। अब हमारी एक वॉल्व होती है हमारे हार्ट के अंदर, जो हार्ट को आधे हिस्सों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला हिस्सा अलग। अब ये वॉल्व ऐसे क्यों होती है? ताकि जो ब्लड है वो वापस ऊपर की डायरेक्शन को ना फ्लो करे, ठीक है? तो राइट साइड बिटवीन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होती है, लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होती है, ताकि ब्लड जो नीचे जा रहा है वो वापस ऊपर की तरफ को ना जाए। अब आप जब डायग्राम देखेंगे अपनी बुक के हिसाब से, तो वहां पे आपको दिखाई देगा टॉप पे अयोटा, और आपको दिखाई देगा पल्मनरी आर्टरी। अब ये जो पल्मनरी आर्टरी है, मैंने आपको ये बताया है कि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। इसका प्रेशर बहुत कम होता है, लो प्रेशर होता है, और ये बिल्कुल आपके अयोटा के नीचे प्रेजेंट है। देख रहे हैं आप, अयोटा के नीचे प्रेजेंट है पल्मनरी आर्टरी। अगर बात की जाए अयोटा की, तो ये जो है एक बड़ी आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। अयोटा हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, जो रेड कलर है वो बेसिकली ये बताता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन है। हाई प्रेशर के अंदर ब्लड होता है अयोटा के अंदर, अगर आप उसकी तुलना करते हैं पल्मनरी आर्टरी के साथ। इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई? तो जो अयोटा है वो आपको दिखाई देगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ,
वहां से शुरू होता है, और जो पल्मनरी आर्टरी है वो शुरू होती है राइट वेंट्रिकल की तरफ से। इतनी बात याद रखना तो आपको आसान हो जाएगा हार्ट समझना। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। धक 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 धक, वो नहीं जिससे आप प्यार करते हो, वो आपकी हार्ट बीट नहीं है मम्मी पापा, वैसे हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स है, 4 हिस्से हैं, चारों के चारों जिस वॉल्स के बने होते हैं वो स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो हार्ट अटैक आए तो कार्डियक अटैक भी तो बोलता जाता है ना उसको, तो कार्डियक मसल से याद रखना, जो कंटिन्यू करती है कॉन्ट्रैक्ट करना रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना रिलैक्स करना, और ये भी नहीं बोलती अरे मैं थक गई। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करती है एक रिदम में, ऐसे 1 2 1 2, उसे हम हार्ट बीट बोलते हैं। पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, पूरा उसे हार्ट बीट बोलते हैं। अब होता क्या है, हार्ट बीट बताता है एक साइकिल में जो पंपिंग एक्शन है वो 4 हिस्से कितना कर रहे हैं, ऑरिकल से वेंट्रिकल और बाहर, ऑरिकल से वेंट्रिकल और अंदर, मतलब ऐसा कुछ समझा था ना हमने। हम हार्ट बीट महसूस कर सकते हैं अगर हम हार्ट को अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे रखेंगे। डॉक्टर्स भी हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसके अंदर एक ट्यूब होती है, ठीक है, और एक ईयर पीस होता है। तो ईयर पीस तो वो अपने कानों में लगा लेते हैं, और जो चेस्ट पीस वाला हिस्सा है उसे पकड़ के डायाफ्राम को वो आपके हार्ट के ऊपर लगा देते हैं ताकि उन्हें आवाज पता चल जाए कि कितनी आवाज से, कितने फोर्स से जो ब्लड है वो पंप किया जा रहा है। अब ये मॉडल आप खुद भी बना सकते हैं। एक देखो, रबड़ की या प्लास्टिक की ट्यूब लो, एक रबड़ की शीट ले लो, बलून ले लो, फ्लैट करके एक एंड पे लगा दो और दूसरे एंड पे एक छोटा सा फनल लगा दो। तो होगा क्या, वो जो छोटे वाला फनल है जब उसे कान के पास रखोगे और वो वाली साइड जिसके ऊपर फ्लैट करके आपने फनल के आगे वो रबड़ की शीट लगाई है, उसे अगर आप हार्ट के ऊपर रखोगे 1 मिनट के लिए और बीट्स काउंट करोगे तो आपको थंपिंग साउंड भी आएगी हार्ट की और बीट्स भी आपकी काउंट हो जाएंगी। तो हम ये कहते हैं कि 1 मिनट में जो हार्ट बीट होती है वो कितनी बार बीट करता है हार्ट, 60 to 80 मिनट्स बीट करता है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग बीट करता है। कई बार बढ़ जाती है हार्ट बीट, कई बार कम हो जाती है। जब आप ज्यादा कसरत करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गया, या एक्सरसाइज करते हो, या आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो किसी चीज को देख के, या स्ट्रेस हो जाता है, इस टाइम पे हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। और जब आप रेस्ट कर रहे होते हो उस टाइम पे हार्ट बीट थोड़ी कम हो जाती है। तो पल्स रेट और हार्ट बीट सेम होता है, ये याद रखना। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, वो सेल का ऊपर वाला हिस्सा, सेल का सरफेस ही इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर के वातावरण से कुछ लेना हो, कुछ देना हो। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गया, हाइड्रा हो गया, इनके अंदर ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जो इंसानों और जानवरों में मिलता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जिससे सर्कुलेशन हो जाती है। उनकी बॉडी की जो बाहर की आउटलाइन है, वॉल है, वो बहुत थिन होती है, पतली होती है, जिसके आसपास पानी होता है, चीजें होती है, तो अंदर बाहर आना बहुत आसान होता है, डिफ्यूज करके अंदर बाहर लिया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है सामान, इसीलिए इनको सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती। अब बार बार मैंने वर्ड डिफ्यूजन की बात की है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, इनके बाहर एक पतली सी वॉल होती है, तो जहां पे किसी चीज का पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से वो चीज इस वॉल के जरिए, जिसे हम सेमाई या सेमी परमिएबल वॉल बोलते हैं, उसके जरिए लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है। जैसे हवा हाई से लो में जाती है, बस इस केस में थोड़ी सी एक वॉल होती है जिसे सेमी परमिएबल वॉल बोलते हैं, जो सारी चीजों को नहीं जाने देती अंदर, पर कुछ चीजों को, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जब कोई चीज जाए एक सेमी परमिएबल वॉल के जरिए, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, तो ये थी आज की क्लास।
पार्ट 2 में हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि एक स्टेथोस्कोप क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है या राइट साइड पे होता है, ये आप मुझे जरूर बताना। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।